बारिश का मौसम कभी अकेले नहीं आता, खुशियों से भीगा आंगन साथ लाता है। अल्हड़ बचपन को साथ लाता है, जिसमें निहारती हैं गोरियां अपना मुख, नदियों का नीला दर्पण साथ लाता है। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आप देख रहे हैं साहित्य की। मैं हूँ रजनी सेन। बारिश की बूंदें जिस तरह हमारे सूखे खारे जीवन को आनंद से, जीवन से भर देती हैं, उसी तरह साहित्य की बूंदें हमारे मन और जीवन को भर देती हैं नए अनुभवों से। और यही अनुभव आपको मिलते हैं साहित्यिकी में। इस हफ्ते भी साहित्य की रसधारा आपके जीवन को कुछ भिगोएगी, कुछ नए अनुभव देगी। तो देखते हैं क्या कुछ विशेष है इस हफ्ते साहित्यिकी में आपके लिए। जीवन यात्रा में आज मिलेंगे कवि और साहित्यकार विष्णु नागर जी से। पुस्तक चर्चा में आज आपके सामने आएगी किताब तीन श्रेष्ठ काव्यों का हिंदी पत्रकारिता में अवदान। किताबों की दुनिया में आपको लिए चलेंगे साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में। तो आइए शुभारंभ करते हैं साहित्यिकी की इस हफ्ते की यात्रा का। मुझे चांद चाहिए था, मैं चांद की तरफ बढ़ने लगा तो मुझे तारों ने मोह लिया। मैं सोचने लगा कि एक चांद के लिए इतने तारों को कौन छोड़ता है। चांद ने मेरा रुख भांप लिया और वो तारा बन गया। ये सुंदर पंक्तियां हैं कवि विष्णु नागर जी की, जो हमें कहती हैं, बताती हैं कि अक्सर जीवन में हम उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जिन पर हमारा वश ही नहीं है, और जो हमारे बस में है, जो हमारी शक्ति है, उसे सहेजने की तरफ हम ध्यान ही नहीं देते। साहित्यकार कवि विष्णु नागर ने अपनी कलम के माध्यम से न केवल आम आदमी के जीवन के संघर्ष को उजागर किया, बल्कि हाशिए पर सिमटे वर्ग को भी अपनी आवाज़ दी। तो आइए आज जीवन यात्रा में आपको मिलवाते हैं जनमन के प्रिय कवि और साहित्यकार विष्णु नागर जी से। उन्हें जब माँ जगाने आती है तो नींद कुछ और गहरी हो जाती है। उनके शब्द इतनी ज़ोर से चीखते हैं कि नफ़रत की दुनिया बहरी हो जाती है। वो जब सवाल पूछते हैं तो चांद भी जवाब भूल जाता है। उनकी कविता में एक बूढ़ा घर मुस्कुराता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साहित्यिकी में। मैं रजनी सेन। अक्सर लोग लेखकों से पूछते हैं कि वो क्यों लिखते हैं। कुछ लेखक अपने लिए लिखते हैं, कुछ समाज के लिए, कुछ पुरस्कार के लिए, कुछ प्यार के लिए। लेकिन आज जिस शब्द चितेरे के साथ हम बैठे हैं, वो उनके लिए लिखते हैं जिनके लिए अक्सर कोई नहीं लिखता। वो उनकी आवाज़ उठाते हैं जिनकी आवाज़ अक्सर दबा दी जाती है। हमारे साथ एक ऐसे लेखक हैं जिनके शब्दों में गांव कस्बे की महक है, जिनके शब्द नफ़रत की दुनिया में ज़ोर से चीत्कार करते हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ साहित्यकार, एक ईमानदार आलोचक, बेहद सुंदर कवि और बेहतरीन व्यंग्यकार श्री विष्णु नागर जी। विष्णु नागर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में जी। आप शाहजहाँपुर से दिल्ली आए 1971 में जी। कितने प्रतिशत आपके भीतर अभी शाहजहाँपुर और मध्य प्रदेश, वो गांव कस्बा बाकी है? देखिए, जो आपका बचपन होता है वो हमेशा आपके साथ रहता है और वह कभी छूटता नहीं। बल्कि मैंने तो अनुभव किया है कि जितनी उम्र बढ़ती जाती है उतना ही जो है आपका मालवा, आपका शहर, आपकी माँ, आपके दोस्त, आपका पुराना परिवेश, वो सब बहुत ज़्यादा याद आता है। तो जाहिर है कि मैं 24 घंटे तो उस दुनिया में नहीं रह सकता, उसकी सुविधा भी नहीं है। और मैं करीब 53 सालों से इस दिल्ली में या बॉम्बे में या 1-2 साल जर्मनी रहा। लेकिन इस कारण से मैं, जाहिर है कि उस पूरी तरह तो नहीं रह सकता, लेकिन वो दुनिया जो है मेरे सपनों में भी लगातार आती है। बल्कि मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि जब मैं 1971 में दिल्ली आया था तो मैंने कोई जो है कहीं नौकरी जो मेरी तय नहीं थी। मैं ढूंढता रहा, घूमता रहा, फिरता रहा, 50 जगह मैंने ठोकरें खाई। तो उस दौरान जो है सबसे सुकून का टाइम रात का टाइम होता था। जी।
क्योंकि उस समय मुझे शाहजहाँपुर के सपने आते थे। तो इसलिए वो शुरू से ही, यानी 1971 से शाहजहाँपुर और उसका परिवेश, वो सब मेरे भीतर मौजूद है, वो रहेगा, और वो मेरी कविताओं में भी तरह तरह के रूपों में बार बार आता रहता है। तो बहुत हम देर तक नहीं खींचेंगे कविताओं के सुनने का सिलसिला, शुरुआत ही कर देते हैं यहाँ से। आपके गांव, घर, कस्बे, बचपन से जुड़ी हुई कोई कविता या 4 पंक्तियाँ अगर अभी आप साझा करना चाहें। एक कविता ऐसी है कि जिसमें मैं आपको उसका सार बताता हूँ जी जी। कि आज तो मैं जो है विष्णु जी हूँ, नागर जी हूँ, वरिष्ठ पत्रकार हूँ, वरिष्ठ कवि हूँ, वगैरह 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 हूँ, लेकिन कभी मैं जो है, आज मैं विष्णु नागर हूँ, विष्णु जी हूँ, नागर जी हूँ, इसी तरह की कविता उसमें आती है। लेकिन कभी मुझे बिस्निया कहा जाता था। तो ये सब चीज़ें जो है, कई तरह से जीवन को, अपने बचपन को मैंने कई तरह से, बचपन को या उस 21 साल के पीरियड को और उस शहर को, उस कस्बे को कई तरह से जिया है, कई तरह से व्यक्त किया, और लगातार वो व्यक्त होता रहता है। जी जी। और पत्रकारिता तक आप पहुँचे, लेकिन उससे पहले आपने पढ़ा विज्ञान। हाँ। और फिर आप बने पत्रकार। तो ये जो एक लंबा सिलसिला, बहुत लंबा सिलसिला आपने जिया, शाहजहाँपुर, बॉम्बे, फिर दिल्ली आए, उसके बाद जर्मनी भी गए। तो ये जो पूरा सिलसिला है वो कैसे शुरू हुआ, कैसे आप वहाँ तक पहुँचे? असल मैं 7वीं या 8वीं कक्षा में पढ़ता था, तो हमारे स्कूल ने तय किया कि बच्चों का एक टूर निकाला जाए। तो हमें शायद ग्वालियर ले जाया गया था, जयपुर लाया गया था, और दिल्ली। तो दिल्ली में भी हम लोग खूब घूमे थे। और जब हमारी बस जो है वो लाल किले चांदनी चौक से वापस आ रही थी, तो तब मैंने देखा कि टाइम्स ऑफ इंडिया लिखा हुआ है एक बिल्डिंग पर। तो ऐसे ही, मतलब तब तो 7वीं 8वीं कक्षा में क्या होता है कि आप अपना भविष्य जानते नहीं हो। लेकिन मेरे मन में कहीं ये बात आई कि आप सपने बहुत तरह के देखते हैं, उसमें एक सपना ये था कि कभी टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में काम करना है। तो मैं यहाँ तो खैर उसके बाद जो है 1971 में मेरा ऐसा योग बना तमाम कारणों से कि मैं दिल्ली आ गया, और बिना कुछ सोचे समझे। यहाँ तक कि मैं कहाँ ठहरूंगा इसका कोई ठिकाना नहीं था, कहाँ नौकरी लगेगी नहीं लगेगी इसका कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन मैं आ गया, और मैंने स्ट्रगल काफ़ी समय तक किया। एक बार वापस भी चला गया, फिर वापस आया, और फिर तय किया कि अब तो जो भी हो दिल्ली में ही रहना है जी। तो इस स्ट्रगल ने मुझे दिल्ली ने भी मुझे काफ़ी दिया, काफ़ी सिखाया, काफ़ी समझाया। तो इसका एक दिल्ली का मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। और ये जो उस बचपन में जो मतलब छात्र जीवन में जब मैं दिल्ली लाया गया, तो उसने एक तरह से मेरे भविष्य को तय किया। जी जी जी। एक उसकी दिशा दी। अगर वो नहीं होता तो शायद ये सपना मैं देख नहीं पाता। जी जी। इसके लिए संघर्ष भी बहुत करना पड़ा, जैसा कि मैंने बताया। लेकिन ठीक है, संघर्ष तो जीवन का हिस्सा है, और हमारे समय में सारे लोगों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता था। उस समय चीज़ें आसान नहीं थी। इस समय कंपैरेटिवली मुश्किल भी हैं, लेकिन थोड़ी कुछ आसान भी है। आप ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पहले नहीं थे इतने। संघर्षों की आप सर बात कर रहे थे। पत्रकारिता के लिए लेखन और स्वतंत्र लेखन, इन दोनों में रचनात्मकता की क्या चुनौती रहती है, या आप किसके ज़्यादा करीब महसूस करते हैं अपने आप को? देखिए, मैं समझता हूँ कि इन दोनों में कोई अंतर विरोध नहीं है। ये है कि जैसे रघुवीर साहब जो हमारे पत्रकार भी थे और हिंदी के बहुत बड़े कवियों में से हैं, तो उन्होंने कहा था कि पत्रकारिता जो है एक कविता के मामले में बाधा नहीं, बल्कि एक बार एक ने उनसे पूछा कि आप इतनी सुंदर कविताएं लिखें, इतनी अच्छी कविताएं लिखते हैं, मेरा मन तो होता है कि आप सिर्फ कविताएं लिखें, ये सब नौकरी मतलब पत्रकारिता ना करें। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं पत्रकारिता नहीं करूँगा
तो मैं लिख भी नहीं पाऊँगा, मैं कविता भी नहीं लिख पाऊँगा। तो इसलिए पत्रकारिता, कविता या पत्रकारिता और साहित्य का कोई विलोम संबंध नहीं है। ये संबंध आपस में जुड़ा हुआ है। ये व्यक्ति व्यक्ति की समझ पर है कि वो इसका इस्तेमाल कैसे करता है। जी। तो आपके और साथ भी ये बात रही? हाँ, मेरे साथ ये बात रही, तभी तो मैं बता रहा हूँ। ये है कि जैसे रघुवीर साहब ने ही कहा है कि पत्रकार का काम क्या ये है कि जो हुआ है उसे दर्ज करना, और लेखक का काम है जो हो सकता है उसको दर्ज करना। पत्रकार का काम है कि जैसे हुआ है वैसे उसको दर्ज करना। लेखक जो है वो छूट ले सकता है, वो उनके क्रम बदल सकता है। तो ये अगर आपको दोनों रचनात्मक काम का और पत्रकारिता के काम का ये फ़र्क आपको मालूम है, तो आप जो है दोनों काम सक्रियता से कर। बल्कि मैं मानता हूँ कि मैंने दैनिक अखबारों में पत्रकारिता इतने साल की, उससे मुझे इतनी तरह के अनुभव, मतलब ज़मीनी साधारण ग्रामीण आदमी के साथ बैठने के, उससे बातचीत करने के अनुभव, भोपाल गैस कांड हुआ तो वहाँ मैं गया, ऐसे 50 अनुभव है। मैंने संसद कई साल तक कवर की, मैंने तमाम मिनिस्ट्रीज़ कवर की, कुछ विदेश यात्राएं इस कारण की। तो तमाम तरह के लोगों के, मतलब समाज के तमाम तरह के वर्गों के लोगों के संपर्क में रहा। ये सौभाग्य मुझे पत्रकारिता ने दिया। तो पत्रकारिता के दौरान कुछ लिखा हुआ, कोई कविता या कोई संस्मरण सुनाना चाहेंगे? कोई ऐसी कविता? बहुत ऐसी, ये जो मेरा संग्रह है, हाँ जी। वो उसी दौरान आया था जब मैं पत्रकार, सक्रिय रूप से पत्रकार था। तो उसमें से एक कविता मैं आपको सुनाता हूँ। कपड़ों से मत आंको, कोई आदमी कितना बड़ा है ये उसके कपड़ों से मत आंको, क्योंकि कपड़े तो बदल जाते हैं, क्योंकि कपड़े पहनते पहनते पुराने पड़ जाते हैं, एक वक्त के बाद वे तार तार हो जाते हैं, क्योंकि कपड़े तो दूसरों के भी पहने जा सकते हैं, क्योंकि रहने को तो बिना कपड़ों के भी रहा जा सकता है, और शर्म आ जाए तो घास पत्ते पहने जा सकते हैं। दरअसल किसी की नंगई का अंदाज़ा उसके कपड़ों से नहीं होता। साहित्यिकी में बिखर रहे हैं मोती शब्दों के। वैसे एक बहुत पुरानी चीनी कहावत है कि अगर आप वाकई में अंधेरे को मिटाना चाहते हैं तो उसे कोसने के बजाय आपको एक दिया जलाना चाहिए। और जीवन हो या हमारा मन, अगर हम अपने मन के भीतर के अंधेरे को भी मिटाना चाहते हैं तो हमें ज्ञान का दीपक जलाना चाहिए, और वो मुमकिन हो सकता है किताबों के माध्यम से। तो आज पुस्तक चर्चा में एक ऐसे ही किताब आ रही है आपके सामने, श्रेष्ठ 3 काव्यों का हिंदी पत्रकारिता में अवदान। आपको ये पुस्तक क्यों पढ़नी चाहिए, बता रहे हैं डॉक्टर रमेश बर्णवाल जी। पिछले दिनों हिंदी पत्रकारिता पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक आई है जिसका नाम है 3 श्रेष्ठ कवियों का हिंदी पत्रकारिता में अवदान। इस पुस्तक के लेखक हैं अच्युतानंद मिश्र, जो हिंदी के वरिष्ठ पत्रकार, और माखनलाल चतुर्वेदी, राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर रहे हैं। हिंदी साहित्य और पत्रकारिता, इन दोनों का संबंध जगजाहिर है, और हिंदी साहित्य और हिंदी पत्रकारिता के पाठकों, श्रोताओं, दर्शकों और विद्यार्थियों को भी इस अध्याय को जानना चाहिए। यह पुस्तक हिंदी के 3 विशिष्ट साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती की पत्रकारिता के आयाम को हमारे सामने खोलती है। अज्ञेय हिंदी के पुरोधा कवि होने के साथ साथ एक विशिष्ट उपन्यासकार, कहानीकार और चिंतक के रूप में प्रसिद्ध हैं। रघुवीर सहाय हिंदी के एक विशिष्ट कवि तो हैं ही, साथ में एक कहानीकार और निबंधकार के रूप में भी वे प्रसिद्ध रहे हैं। यह किताब इनके साहित्यकार पक्ष पर नहीं बल्कि एक और पक्ष, पत्रकारिता के पक्ष पर बात करती है। इनके पत्रकार के पक्ष को हमारे सामने लाने में ये किताब, यह पुस्तक
सफल है। अगर हम इनकी पत्रकारिता की बात करें, जो ये पुस्तक विस्तार से बताती है हमें इनके दोनों ही पक्षों पे, पत्रकार के हिंदी में जब हम पत्रकारिता की बात करते हैं तो साहित्यिक पत्रकारिता और समाचार पत्रकारिता दोनों की बात होती है। इन तीनों ही साहित्यकारों का अविस्मरणीय योगदान है। अज्ञे की बात करें तो अज्ञे हिंदी में, हिंदी ही क्यों पूरे भारत में भारतीय भाषाओं में पहली समाचार पत्रिका, समाचार साप्ताहिक दिनमान के संस्थापक संपादक रहे। वे 1977 में नवभारत टाइम्स के संपादक बने। अपने करियर या लेखन की शुरुआत में ही 1939-40 में ये सैनिक नाम के पत्र के संपादन मंडल से जुड़े रहे। रघुवीर सहाय की बात करें तो रघुवीर सहाय अज्ञे की प्रतीक में सहायक के रूप में जुड़े थे। बाद में आकाशवाणी में उन्होंने काम किया, नवभारत टाइम्स में विशेष संवाददाता के रूप में उन्होंने काम किया। उसके बाद दिनमान में समाचार संपादक और फिर मुख्य संपादक के रूप में उन्होंने लगभग 14 वर्षों की सेवा दी। धर्मवीर भारती, आलोचना, निकष और संगम जैसी पत्रिकाएं थीं। इनके बाद धर्मयुग, जो हिंदी की अपने समय की सबसे लोकप्रिय साप्ताहिक पत्रिका थी, उसका संपादन उन्होंने किया। लगभग 20 वर्षों तक वे उसके यशस्वी संपादक रहे। यह किताब इन तीनों ही पत्रकारों, साहित्यकारों के इन प्रसिद्ध पक्षों पर तो प्रकाश डालती ही है, लेकिन कुछ अनजाने पहलुओं पर भी प्रकाश डालती है जिसकी जानकारी आम लोगों को या आम पाठकों को उतनी नहीं है। ऐसी जानकारियों से ये किताब हमें समृद्ध करती है। कुछ ऐसी जानकारियां भी लेखक ने इस पुस्तक में दी है जिनके बारे में आम लोग या आम पाठक उतना नहीं जानते। ऐसी जानकारियों के लिए पुस्तक के लेखक साधुवाद के पात्र हैं। और बहुत सारी ऐसी जानकारियां जो इनके पत्रकारिता के जीवन से जुड़ी रही, उनकी चुनौतियों से जुड़ी रही, उनकी प्रेरणा क्या थी पत्रकारिता में आने के पीछे, उनकी दृष्टि क्या थी पत्रकारिता को लेकर, उनके सहयोगी कौन थे, किन सहयोगियों के साथ उन्होंने काम किया, उन सहयोगियों के साथ इनके संबंध किस प्रकार के थे, इन सबों पर संक्षेप में प्रकाश डालती है यह पुस्तक। एक बात अंत में मैं कहना चाहूँगा कि यह पुस्तक और बेहतर और उपयोगी हो सकती थी यदि लेखक ने अपना विश्लेषण और मूल्यांकन थोड़ा और विस्तार से किया होता। बहरहाल यह पुस्तक बहुत उपयोगी और बहुत महत्वपूर्ण कही जा सकती है। मेरे हाथ में एक पूरा खेत है शब्दों का, मेरे मन के लिए साल भर की खुराक है एक किताब। किताबें हमें जो बताती हैं कोई नहीं बताता, किताबें हमें जो रास्ता दिखाती हैं वो कोई नहीं दिखाता। और किताब पढ़ने का एक फ़ायदा हमारी सेहत से भी जुड़ा हुआ है। किताबें पढ़ने से हमारी याददाश्त तेज़ होती है। तो अगर आप भी अपनी याददाश्त को पैना बनाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द किसी पुस्तकालय का हिस्सा ज़रूर बनिए। तो किताबों की दुनिया में आज आपको लिए चलते हैं साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय में और बात करेंगे इस यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष प्रोफेसर के अग्रवाल से। जानेंगे क्या कुछ खास है इस पुस्तकालय में। This university was established about 14-15 years ago under the agreement of SAR countries, where it was felt that the knowledge is expanding so fast and the resources with every country are limited. So we should set up an example in collaborative use of resources. So probably this is the unique experiment in the world where 8 countries, governments came together to fund an educational institution and to govern it together. And this is how this university was born. India, as the major country out of this bloc, agreed to provide land and construct buildings at their cost.
which has now been done, and this university, which operated from a makeshift arrangement which was Akbar Hotel, which was called Akbar Bhavan for several years, has shifted to its permanent campus last year. This campus is a beautiful, picturesque 100-acre building, 100-acre land, and where a lot of buildings, academic buildings, etc. have already come up. We have already made a good convention center and a very good library building. I personally have always believed library is the heart of any academic research institution, because unless there is a good reference material available to the researchers and academicians, good original work cannot be carried out. This year we have already added now BTech and MTech Computer Science. Next year we are planning a very major expansion in terms of undergraduate courses in economics, in international relations, in sociology, and also start new courses, BTech Biotechnology, BBA, MBA, BCom, MCom, etc., etc. So therefore, we are getting very good research students, and our faculties are also very active in research, and therefore I additionally believe that a good library is a very essential resource. Personally also I have been a great admirer of libraries. I remember when I was choosing the campus of IP University, where I was Vice Chancellor earlier, we primarily chose the architect based on the architect of the library building. Here the library building has come up very beautiful, and to serve the needs of all SAR countries, we have already planned a conference for the librarians of all SAR countries in February 2025, wherein we have invited all the librarians from India and all the SAR countries for a very major event. I hope that will give a boost not only to this university, but for the library information management system per se. We are also trying to see whether we can be a catalyst to provide more reading materials, reference materials to other SARC libraries. In this library, we have 3-4 parts. Say this is the central main library, and we have separate, this facility for the PhD scholars. So around 154 cubicles dedicated for the PhD students, and for the master's students we have around 75 seats. And our, these 2 reading rooms are open almost 24 hours. In the vacation period, it is open from 9 to 5. The library is open to 9 to 5, and Saturday, Sunday vacation period is off. But during the regular semester, library is open from morning 9 to evening night at around 10 p.m. And all the facility, our libraries, main library and also reading room, all are air conditioned, and we have regular activity of the students. They are coming, and library is semi-automated. I cannot say fully automated because we are using a library management system that is an open source system that is called Koha, and also we have a security system like electromagnetic gate and also RFID technology we are using for the management of our physical resources. And through the library management system, we can efficiently organize our library materials, and that our library site is available online. So anybody, it's public domain, so anybody can access our library site. The link is available university homepage under academics, the library link. जो अगणित लघुद्वीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जलाकर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल, कलम आज उनकी जय बोल।
हमारे शब्द साधकों ने, हमारे साहित्यकारों ने तन मन धन से साहित्य की सेवा की और उनके लिए कोई भी सम्मान छोटा है, लेकिन उनके लिखे को अपने जीवन में उतारकर हम उन्हें सार्थक सम्मान दे सकते हैं। और यही कोशिश करते हैं हम साहित्यिकी में कि ना केवल साहित्यकारों के जीवन से जुड़ी कहानियाँ आप तक लेकर आएं, बल्कि साहित्य की दुनिया में छिपे अनमोल मोतियों को भी आपके सामने बिखेर दें। और अगले हफ्ते भी यही कोशिश करेंगे आपके लिए। फिलहाल आज मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।